हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स, आई एम तनीश शर्मा एंड आप सबका स्वागत है इस लेक्चर में जिसके अंदर हम चैप्टर 1 क्लास 12 को कवर कर रहे हैं। और हमने इस सीरीज़ के अंदर ऑलरेडी 3 वीडियोस कवर कर ली हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप जाइए, सबसे पहले उन तीनों वीडियोस को कवर करिए और फिर इस वीडियो को देखने के लिए आइएगा, ठीक है। एंड चलिए, जिन लोगों ने वो वीडियोज़ देख रही है वो इन चीज़ को आगे कवर कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए, आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एंड हेंस शो दैट इट रिजेंबल्स एज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। अभी तक मैंने आपको एफ का जो फॉर्मूला बताया, कूलम्बिक फोर्स का फॉर्मूला, वो क्या था? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सबको याद हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। मैंने को ये फॉर्मूला बताया, बट फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, तो आप इसको वेक्टर के अंदर रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे हो। यहाँ पे आपने सिंपल सा फॉर्मूला लिख दिया, स्केलर फॉर्मूला। जैसे मान लीजिए सिंपल जो फोर्स का फॉर्मूला हमने न्यूटन्स के टाइम में पढ़ा था, वो क्या था? F इक्वल टू एम इंटू ए वैक्टर। ये पढ़ रखा है ना। अभी देखो, मैं इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना, पर इस वाले मैंने फोर्स को तो वेक्टर में रिप्रेजेंट नहीं किया, ठीक है। तो सर अब इसको तो वेक्टर में रिप्रेजेंट करिए अच्छे से, क्योंकि फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम उसी चीज को आज पढ़ने वाले हैं कि कोलम्बिक जो लॉ है उसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करते हैं, और हम उसके बाद ये शो करेंगे कि वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ से रिजेंबल करता है, न्यूटन्स के थर्ड लॉ की तरह है। कैसे न्यूटन्स के थर्ड लॉ की तरह वो हम आगे देखेंगे, बट अभी के लिए ये क्वेश्चन हमें करना है। और आगे कुछ और भी लिखा हुआ है, उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी तक इतना करते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में आएंगे, जो आपका थ्योरी एग्जाम होता है, ठीक है। तो इसके वेटेज होती है इस क्वेश्चंस की अच्छी खासी, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए ये बहुत कुछ आपके सामने ले रखा है, ठीक है। मैं पहले से लिख लिया है, क्योंकि फिर फिगर बनाने में या फिर ये सब लिखने में, थ्योरी लिखने में टाइम बहुत जाता है, तो आपको भी टाइम वेस्ट ना हो, मैं भी टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने पहले इसको लिख के रख रखा है। तो मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। तो मैं देखिए, मैं 2 फिगर बनाई है। पहली फिगर ये वाली है, पहली फिगर ये वाली है, और दूसरी फिगर ये वाली है, ठीक है। पहली फिगर में क्या है? पहली फिगर में मैंने 2 चार्जेस लिए हैं, एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, ठीक है। दोनों को मैंने r डिस्टेंस से सेपरेट किया है, दोनों के बीच में r डिस्टेंस है, और मैंने कुछ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करी है डायरेक्शन के टर्म्स में। तो देखिए, अगर मुझे Q1 से Q2 की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कि अगर मुझे बताना है कि डायरेक्शन फ्रॉम Q1 टू Q2, ठीक है, तो मैं उसको r कैप 1 2 से रिप्रेजेंट करूंगा। और अगर मुझे Q2 से Q1 की डायरेक्शन बताना है, कभी मुझे Q1 से Q2 की डायरेक्शन बतानी है, या तो मैं एक्स एक्सिस या माइनस एक्स एक्सिस मान लेता, ठीक है। बट जनरलाइज करने के लिए अगर मुझे Q2 से Q1 की डायरेक्शन, ठीक है, इस डायरेक्शन में कोई भी चीज बतानी है, कोई वेक्टर बताना है, तो मैं उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या बताऊंगा? r कैप 2 1। क्या बताऊंगा? r कैप 2 1। आई बात समझ? तो देखिए इस फिगर के अंदर Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, दोनों r डिस्टेंस सेपरेट है, और यहां पे मैंने लिखा है Q1 जो है और Q2 जो है, दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है। दरअसल सोचिए, दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब Q1 और Q2 को अगर मान लीजिए दोनों का साइन क्या है? सेम है, या तो दोनों ही पॉजिटिव है या दोनों ही नेगेटिव है, तब जाके उनका जो प्रोडक्ट आएगा ना वो ग्रेटर देन 0 आएगा। अगर मैं नेगेटिव उनको जो साइन है उनको कंसिडर लेके चलूँ, तो मल्टीप्लाई करके चलूँ, तो आई बात समझ? ग्रेटर देन 0 आएगा, पॉजिटिव आएगा। और जब दोनों का साइन सेम होगा, दोनों का नेचर सेम होगा, तो दोनों चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को रेपल करते हैं। तो देखिए मैंने फर्स्ट केस में अगर ये चीज है, ठीक है, ये चीज है, तो फोर्स दोनों क्या लगेगी? एक दूसरे को रेपल करेंगे। क्या करेंगे? रेपल। तो देखिए मैंने इसको यहां बनाया है, इसको यहां बनाया है, तो F वेक्टर 1 2 1 2 मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये क्या आएगा? F वेक्टर 2 1 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। उसके अपोजिट दूसरी फिगर है। फिगर में क्या है? Q1 Q2 लेस देन 0, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, लेस देन 0 है, नेगेटिव है। लेस देन 0 कब आएगा? जब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। जब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, दोनों का साइन अपोजिट है, तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो सेम फिगर है, ये बिल्कुल सेम है ये वाली चीज, बस ये इनकी फोर्स की डायरेक्शन अलग हो गई। फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे हो गई, ये यहाँ पे हो गई, F12 F21। तो दोनों फिगर में यही डिफरेंस है, ठीक है। तो जब ये क्वेश्चन है तो दोनों फिगर बनाइए।
और इस क्वेश्चन को किसी एक फिगर के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर दीजिए, दूसरा फिगर तो टीचर समझ जाएगा अपना, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को फर्स्ट फिगर, ठीक है, फर्स्ट फिगर के रिस्पेक्ट में सॉल्व करता हूं। तो क्या लिखा है, सपोज दीज टू चार्जेस Q1 Q2 आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस आर सच दैट आर इक्वल टू आर वेक्टर 1 2 और आर वेक्टर 2 1, ठीक है। मतलब ये दोनों का जो डिस्टेंस है दोनों क्या है, सेम है। आर वेक्टर 1 2 बोलूं, आर वेक्टर 2 1 बोलूं, ये दोनों क्या है, सेम ही है। और मैं सिंपल उसको आर बोलूं, सेम मतलब है, ठीक है। मैग्नीट्यूड में मैं वेक्टर या मैग्नीट्यूड ना लगा के सिंपल उसका सिंबल लगाऊं, वो भी चीज सेम होती है। एफ वेक्टर 1 2 मतलब क्या है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, Q1 में फोर्स लग रही है Q2 की वजह से। एफ वेक्टर 2 1 क्या है, फोर्स ऑन 2, देखो जो पहले आता है ना, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है, ड्यू टू 1, उसका मतलब ये है। आर के 1 2 क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग Q1 से Q2, Q1 से Q2 मुझे कोई भी डायरेक्शन बतानी हो तो मैं आर के 1 2 बताऊंगा, और Q2 से Q1 बताना हो तो आर वेब 2 1 बताऊंगा। तो मैंने ये बता दिया, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो ध्यान से देखिए, ये इस साइड है, ये इस साइड है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, कैप लिखा है ना, तो दोनों मैग्नीट्यूड सेम है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आर कैप 2 1 इक्वल टू आर कैप 1 2 विद नेगेटिव साइन। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, ठीक है। या फिर मैं आर वेक्टर 2 1 बोलूं या आर वेक्टर 1 2 बोलूं, ठीक है। ये दोनों भी चीज सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ठीक है। तो इनके बीच में ये रिलेशन है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। बट सर ये तो बस एक जो हम कहते हैं कि जो हमें लैंग्वेज लिखनी है वो है, प्रूफ कैसे किया आपने कि आपने इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे किया, तो अभी रिप्रेजेंट किया नहीं है, मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं मैं, अप्लाई कूलम्स लॉ ऑन बोथ चार्जेस। दोनों चार्जेस के ऊपर मैंने कूलम्स लॉ लगाया, ठीक है। तो पहले मैंने लगाया ऑन Q1, मैंने Q1 पे लगाया कूलम्स लॉ। तो जब मैं Q1 पे कूलम्स लगाऊंगा तो देखो, एफ वेक्टर Q1 पे लगा रहा हूं कि Q1 पे कूलम्स लॉ का मतलब है Q1 में फोर्स कितनी लग रही है। तो फोर्स ऑन 1 किसके लग रही है, 2 की वजह से, ये वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स 1 ड्यू टू 2 किसके इक्वल होगा, के स्केलर क्वांटिटी, Q1 स्केलर क्वांटिटी, Q2 स्केलर क्वांटिटी, और आर डिस्टेंस, आर स्क्वायर स्केलर क्वांटिटी। तो सर यहां वेक्टर है पर यहां भी तो कहीं ना कहीं वेक्टर लगाओ। तो देखो ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड मैंने यहां बता दिया, इसके डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं ए वेक्टर से। तो देखिए प्रीवियस पेज पे चलते हैं, F12 का ये रहा, F12 मैं 1 2 पता लगा रहा हूं, इसकी डायरेक्शन किस वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं, इससे या इससे कर सकता हूं। और ये क्या है, आर कैप 2 1, ध्यान से देखिए, मैं इसके साथ क्या लिख दूंगा, आर कैप 2 1। देखियो ये वेक्टर में रिप्रेजेंट हो गया। अच्छा देखिए, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, इस आर कैप को मैं क्या लिख सकता हूं, या फिर मैं इस आर को क्या लिख सकता हूं, ये वाले आर को। तो देखिए इस वाले आर को मैं लिख सकता हूं आर, ये 2 1 है ना, इसको मैं 2 1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकता हूं। देखो मेरे को इस आर को भी कुछ इस आर की तरह लिखना था, वेक्टर और मैग्नीट्यूड लगा के। तो देखो मैं आपको क्या बताया था प्रीवियस पेज पे, आर इक्वल टू आर वेक्टर 1 2 या आर वेक्टर 2 1 कुछ भी हो सकता है। तो मैं आर को इन दोनों में से कुछ भी लिख सकता हूं। तो इन दोनों में से मैं क्या लिखूं, इन दोनों में से मैं वो लिखूंगा जो इसके रिजेंबल कर रहा होगा। इसका रिजेंबल क्या कर रहा है, 2 1 रिजेंबल कर रहा है। तो मैंने आर को लिख दिया आर वेक्टर 2 1 मैग्नीट्यूड आर स्क्वायर, दोनों मतलब सेम ही तो है। और मैं इस आर कैप को क्या लिख सकता हूं, इस आर कैप को लिख सकता हूं के Q1 Q2 अपॉन में आर कैप 2 1, और इसको मैं सकता हूं आर वेक्टर, यहां पे स्क्वायर है ना, यहां पे स्क्वायर, आर वेक्टर 2 1 अपॉन में आर वेक्टर 2 1 का मैग्नीट्यूड। देखिए मैंने आपको वेक्टर का प्रीरिक्विजिट बताया ना क्लास 12 के अंदर, और मैंने आपका मैं फॉर्मूला बताया था कि आर कैप को क्या लिख सकता हूं मैं, आर वेक्टर अपॉन में आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वही फॉर्मूला यूज हुआ है। आर कैप था, उसमें मैंने क्या लिख दिया, आर वेक्टर अपॉन में आर वेक्टर मैग्नीट्यूड, और 2 1 2 1 लगा दिया मैंने हर जगह।
बात आई समझ? तो मैंने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज किया, मैंने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है। तो ये चीज होगी। तो देखो यहाँ पे एफ वेक्टर 2 1 क्या है, एफ वेक्टर 2 1, इसको क्या मैं लिख सकता हूं, के Q1 Q2, और देखो यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे 1 है, तो दोनों मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। आर वेक्टर 2 1 का क्यूब इंटू में क्या आएगा, आर वेक्टर 2 1। तो ये इतना मैं सिंपलीफाई कर सकता था, मैंने आर वेक्टर 1 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 1 आएगा। एक मिनट रुकिए, आर वेक्टर 1 2, इसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। आई बात समझ? ये मैंने Q1 पे लगाया था कूलम्स लॉ, अब मैं Q2 पे लगाऊंगा। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज चलते हैं, कूलम्स लॉ ऑन Q2। मैं Q2 पे लगाता हूँ। Q2 पे क्या होगा, एफ वेक्टर मैं 2 पे फोर्स लगा रहा हूँ, तो एफ वेक्टर 2 ड्यू टू 1 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या आएगा, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर आर कैप। देखो 2 1 के डायरेक्शन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, चलते हैं। आर वेक्टर 2 1 इसके डायरेक्शन में 1 2 से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया 1 2 1 2। फिर वही चीज के Q1 Q2, इस आर को इससे रिप्रेजेंट करके कुछ लिखो तो क्या आएगा, आर वेक्टर 1 2 का होल स्क्वायर, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ आर वेक्टर 1 2 अपॉन में आर वेक्टर 1 2 का मैग्नीट्यूड। तो सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाएगा, के Q1 Q2 ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्यूब हो जाएगा, आर वेक्टर 1 2 का होल क्यूब इंटू में आर वेक्टर 1 2, ठीक है। तो देखिए इसको मान लिया सेकंड और इसको मान लिया फर्स्ट। आर वेक्टर 2 1, आर वेक्टर 2 1, तो ये चीज पूरी और ये चीज पूरी सेम ही है, के Q1 Q2 बाई आर क्यूब, के Q2 बाई आर क्यूब, क्योंकि R2 और R12 का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। डिफरेंट क्या है बस ये, यहाँ पे 1 2 है, वहां पे 2 1 है। तो देखो एफ वेक्टर 2 1 इक्वल टू, देखो के Q1 Q2, आर वेक्टर 1 2 बोलूं या आर वेक्टर 2 1 बोलूं सेम है, तो मैं लिख दिया यहाँ पे आर वेक्टर 2 1 क्यूब, आर वेक्टर 1 2 है। अगर मैं आर वेक्टर यहाँ पे 2 1 लिख दूं तो मुझे यहाँ पे साथ में नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है, क्या पता है कि आर वेक्टर 2 1 इक्वल टू नेगेटिव ऑफ आर वेक्टर 1 2। ये मैंने देखा था, बताया था मैंने आपको, ये मुझे पता है। तो मैं अगर इसको इससे रिप्लेस करना है तो नेगेटिव लगाना पड़ेगा। और ये पूरा क्या है, अब ध्यान से देखोगे तो ये पूरा क्या है, एफ वेक्टर 1 2 क्या है, एफ वेक्टर 1 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ वेक्टर 2 1 इक्वल टू माइनस ऑफ एफ वेक्टर 1 2। तो ये यहाँ पे प्रूफ हो गया अच्छे से। ये क्या प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया कि जो ये है ना कूलम्स लॉ, ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ से रिजेंबल करता है। क्या करता है, न्यूटन्स के थर्ड लॉ से रिजेंबल करता है। तो इसका मतलब क्या, मतलब इससे हमने क्या सीखा, तो देखो इससे हमने क्या सीखा कि अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं, ठीक है, दो चार्जेस हैं, बार बार मैं एक ले लिया Q1 और एक को मैंने ले लिया Q2, तो Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो Q2 Q1 पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों का क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम, पर दोनों फोर्स की जो डायरेक्शन क्या होगी, वो क्या होगी, ऑपोजिट, ठीक है। और मैग्नीट्यूड से अपोजिट डायरेक्शन तो न्यूटन का थर्ड लॉ है ना, एवरी फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट, क्या कहते हैं, उनका रिएक्शन होता है। आई बात समझ? तो ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ को रिजेंबल करता है, ठीक है। तो हम इसके बाद क्या कह सकते हैं, इस बात कह सकते हैं देयरफॉर फोर्स एक्सर्टेड ऑन ईच पार्टिकल
आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, देयरफॉर इट रिजेंबल्स, क्या बोलते हैं, इट रिजेंबल्स न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स के थर्ड लॉ को क्या करता है, ये रिजेंबल करता है। आई बात समझ? तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये अच्छे से। चलिए क्वेश्चन पूरा हुआ नहीं है, क्वेश्चन दोबारा क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन में कुछ पार्ट रह तो नहीं गया है। या तो हमने कंप्लीट कर लिया, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर, उन एक्सप्रेशंस को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में लिखिए। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पोजीशन वेक्टर मैंने आपको प्री रिक्विजिट और क्लास 12 में पढ़ाया है प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो चलिए उसका यूज करेंगे, उस नॉलेज का यहाँ पे यूज करेंगे हम अच्छे से। जिसने पढ़ा है उसको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, उसने नहीं पढ़ा उसको दिक्कत आएगी थोड़ी सी। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फोर्स को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फिगर बनाई है। फिगर क्या बनाई है, मैंने कार्टेशियन प्लेन ले लिया, Q1 चार्ज ले लिया, Q2 चार्ज ले लिया, पोजीशन को बोल दिया A B, ओरिजिन को बोल दिया O। अगर मुझे A का मुझे पोजीशन वेक्टर पता लगाना है, डायरेक्शन बतानी है बस पोजीशन वेक्टर की, तो r∩1 से बताऊंगा, B का बताना है तो r∩2 से बताऊंगा, A से B की बतानी है तो r∩12 बताऊंगा, B से A की बतानी है तो r∩2 बताऊंगा, बिल्कुल वही चीज है सेम। ठीक है, और मैंने फोर्स दिखा दी, और मैंने वो किस केस के लिए दिखाया है, ये Q1 Q2 > 0 के लिए मैंने एक केस के लिए ये फिगर बनाई है। ठीक है, अगर लेस देन 0 होगा तो फिगर में बस ये फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज थी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की टर्म में मैंने पहले ही आपको एक्सप्रेशन दिखा दिया। क्या दिखा दिया, तो देखिए मैंने लिखा था ना F वेक्टर 1 2, वो क्या आया था, K Q1 Q2 अपॉन में क्या आया था, R वेक्टर 2 1 का क्यूब और R वेक्टर 2 1, और F वेक्टर 2 1 क्या आया था, K Q1 Q2 R वेक्टर 1 2 का क्यूब इनटू में R वेक्टर 1 2। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स हैं। क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स, तो इनकी टर्म्स में तो मैंने कर ही दिया सब काम। ठीक है, ये तो मैंने पहले ही कर दिया है। मुझे इसको पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ये देखिए इन ट्राइंगल OAB, अगर मैं OAB ट्राइंगल के अंदर आऊं, ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां से चलूं, मुझे A से B तक जाना है, तो दो बात है, या तो मैं O से B तक जाना है तो पहले मैं O से A जाऊं, फिर A से B जाऊं, फिर मैं डायरेक्टली O से A चला जाऊं। तो देखिए OA प्लस OB वेक्टर, OA वेक्टर प्लस OE वेक्टर किसके इक्वल होगा, एक मिनट, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर किसके इक्वल होगा, OB वेक्टर के। तो AB वेक्टर क्या आ जाएगा, A वेक्टर आ जाएगा OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। ये देखो, ये मैंने बताया था ना आपको पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर फॉर्मूला ये होता है, मैंने सिखाया था आपको वेक्टर्स के अंदर। आ गया ये। AB वेक्टर क्या है, AB वेक्टर क्या है, r∩1 2, क्या है, r∩1 2, या R वेक्टर 1 2 बोल लूं मैं, R वेक्टर 1 2, वो किसके इक्वल होगा, OB क्या है, R वेक्टर 2, और OA क्या है, R वेक्टर 1। ठीक है, तो ये है आपका, क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और ये दोनों वेक्टर्स क्या है, ये दोनों है आपके पोजीशन वेक्टर। क्या है, ये आपके पोजीशन वेक्टर। तो R वेक्टर 2 1, R वेक्टर 2, R वेक्टर 1 2 क्या है, R वेक्टर 2 माइनस R वेक्टर 1। और वैसे यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, वैसे अगर मुझे R वेक्टर क्या लिखना होता है, 2 1 लिखना होता तो किसके इक्वल होता है, R वेक्टर 1 माइनस R वेक्टर 2 के। तो बस
ये जो फॉर्मूले मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के टर्म्स में लिखे हैं इसको मुझे पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखना है। तो देखिए क्या होगा, एफ वेक्टर 1 2 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के टर्म में मैंने लिख लिया, मैं इसको लिख रहा हूँ पोजीशन वेक्टर के टर्म में, के Q1 Q2 अपॉन में आर वेक्टर 1 माइनस आर वेक्टर 2 के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब, आर वेक्टर 1 माइनस आर वेक्टर 2। वैसे अगर मुझे एफ वेक्टर 21 को पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखना हो तो क्या होगा, के Q1 Q2 आर वेक्टर 2 माइनस आर वेक्टर 1 का होल क्यूब, और यहाँ पे क्या आएगा, आर वेक्टर 2 माइनस आर वेक्टर। तो ये किसके टर्म्स में हो गए, ये हो गए पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में। किस वेक्टर के टर्म में हो गए, पोजीशन वेक्टर्स के टर्म में। आई बात समझ। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है, जो भी मैंने पढ़ा उसको अच्छे से क्लियर करने के लिए क्वेश्चन दे रखा है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोलते बोलते अगर फिजिकल क्लास जो मैं जब फिजिकल क्लासेस लेता था, जब बच्चे सामने बैठे होते थे तो बीच में गैप मिल जाता था। जब बोर्ड पे से बच्चे जब नोट कर रहे होते तो बीच में गैप मिलता था तो थोड़ा चुप हो जाते थे, बट यहाँ पे गैप नहीं मिलता। मैं वीडियो पोस्ट कर सकता हूँ बट मैं करना चाहता नहीं क्योंकि फ्लो टूट जाता है। ठीक है, तो लगातार बोलते बोलते थोड़ा गला थोड़ा वो हो जाता है। चलिए देखिए, मेरा बोलते बोलते गला हो रहा होगा और आपको देखते देखते थोड़ी आंखें दर्द हो रही होगी। ठीक है, तो दोनों साथ दिक्कत ही है। देखिए थोड़ा पानी पी लेते हो। अब इधर क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़िए, वीडियो पॉज करिए, जितना होता है करिए, जो गलती हुई इसको यहाँ पे आके देखिए, नहीं होता है तो क्या करना था उसको यहाँ पे आके देखिए। ठीक है, तो देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। 2 point charges 5 microcoulomb and 10 microcoulomb are separated by a certain distance in free space such that force exerted on 5 microcoulomb is 2 Newton along x-axis। क्या लिखा है, along x-axis। Find the force exerted on 10 microcoulomb charge and also find the separation between them। देखो क्या बोला है, पहले थोड़ी इसकी ना फिगर्स ही बना लो। जब भी कोई क्वेश्चन हो फिजिक्स में दे रखा हो और फिगर पॉसिबल हो इमेजिन करने, तो फिगर बना लिया करो, आसान होता है आपके लिए। तो मैं बोला 2 चार्जेस हैं, ठीक है, एक है Q1 5 माइक्रोकूलम, एक है Q2 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो क्या बोला गया है, बोला गया है कि दोनों जो है कुछ डिस्टेंस सेपरेट हो रखे हैं और 5 माइक्रोकूलम पे फोर्स लग रही है अलोंग एक्स एक्सिस। अगर मान लो अलोंग एक्स एक्सिस दे रखी है ना, तो आप ऐसा करो, इस चीज को Q2 यहाँ ले लो, Q1 यहाँ ले लो, Q2 कितना ले लो आप, Q2 ले लो आप जितना दे रखा है आपको 10 माइक्रोकूलम, और Q1 ले लो 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो 5 माइक्रोकूलम फोर्स लग रही है कितनी, 2 न्यूटन, कितने पे, 5 माइक्रोकूलम पे अलोंग एक्स एक्सिस। तो डायरेक्शन का नाम ले लो, इसको मान लो एक्स एक्सिस, इसको मान लो नेगेटिव एक्स एक्सिस। आई बात समझ। ठीक है भाई साहब, इस पे लग रही है 5 माइक्रोकूलम, इस डायरेक्शन में लग रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लग रही है ना, यहाँ पे लग रही है 2 न्यूटन लग रही है, 2 न्यूटन। मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है, कितनी है, Q न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, कितनी है, अलोंग एक्स एक्सिस। बोला क्या है, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन 10 माइक्रोकूलम चार्ज। तो दो चार्ज की मुझे फोर्स लग रही है, एक पे लग रही है 2 न्यूटन, तो दूसरी पे भी तो 2 न्यूटन लगेगी ना, क्योंकि कूलम्स लॉ जो है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, रिजेंबल करता है, कि एक चाबी की फोर्स लग रही होगी इसकी वजह से, तो इस पर भी इसकी वजह से कितनी फोर्स लगेगी, सेम फोर्स लगेगी, सेम मैग्नीट्यूड का।
तो अगर मैं एफ वेक्टर 2 1 लिखने जाऊं तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, वो भी 2 न्यूटन होगा। कितना होगा, 2 न्यूटन। पर डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। तो अगर एफ वेक्टर 2 1 एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है तो एफ वेक्टर 1 2 का एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है तो एफ वेक्टर 2 1 क्या होगा, अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग लगेगा। कितना लगेगा, अलोंग वाई एक्सिस। मतलब फिगर के अंदर ही ऐसे दिखाऊंगा, यहाँ पे लगेगा 2 न्यूटन का फोर्स। आई बात समझ। तो ये चीज़ थी, सॉरी अलोंग वाई एक्सिस नहीं, सॉरी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गई। आई बात समझ। अच्छा, यहाँ तक का हो गया काम खत्म। ऑल्सो फाइनल सेपरेशन बिटवीन देम, दोनों में आपको सेपरेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आपको Q1 दे रखा था 5 माइक्रोकूलम, Q2 दे रखा है आपको 10 माइक्रोकूलम, सेपरेशन R आपको पता लगानी है, और फोर्स आपको दे रखी है 2 न्यूटन। अरे भाई साहब पोज करो, खुद करो अच्छे से। ठीक है, ये तो कर रखा है हमने फॉर्मूले से। F क्या होता है, F इक्वल टू K Q1 Q2, एक मिनट, ये आपको इसके अंदर ये दिख रहा है ना, ये यहाँ वाली चीज़ थोड़ी सी नहीं दिख रही हो तो मैं आपको मूव कर देता हूँ। मैं हमेशा भूल जाता हूँ इसको मूव करना, क्योंकि क्या पता मेरे यहाँ पे इमेज आ रही हो, आपको दिखना रहा हो। ठीक है, तो कुछ ऐसा लिख रखा है मैंने। ठीक है, चलिए इसको बैक टू पोजीशन कर देते हैं। ठीक है, चलो के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको आर पता लगाना, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बाय एफ। वैल्यू डालो, के की वैल्यू क्या होती है, एयर है, कुछ मेरे दे रखा तो 9 × 10⁹। क्यू क्या है, क्यू है आपका 5 माइक्रोकूलम, 5 × 10⁻⁻6। Q2 क्या है आपका 10 × 10⁻⁻6, और एफ एफ आपका न्यूटन में दे रखा है 2। ठीक है, ये गया 5 पे। ठीक है, क्या है 9 5 जा 45। ठीक है, तो 45 इंटू में 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, 45 इंटू में 5 2 to 5। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा 2 to 5 मल्टीप्लाई में 10 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे, -12 कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, -3। तो अगर मैं इसको लेके चलूँ तो यहाँ पे जाएगा 22.5 इंटू 10⁻³ क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इस चीज को कैसे करना है, इस चीज को आप कर सकते हो आर इक्वल टू, यहाँ पे आएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ -2 आ जाएगा। अगर मैं पॉइंट वाले जाऊंगा, मैं -2 क्यों किया, देखो मैं आपको दोबारा समझाता हूँ कि मैं ये चीज़ क्यों कर रहा हूँ, अपने आंसर को सिंप्लीफाई अच्छे से करने के लिए। देखो आर यहाँ -3 है। ठीक है, तो इस -3 का तो मैं अंडर रूट लूंगा तो कुछ आएगा नहीं, कुछ मतलब अलग से मैं बाहर निकाल सकता, या तो मैं इसको पॉजिटिव बना दूँ, इसको नेगेटिव बना दूँ, तब मेरा कुछ आंसर हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 2 2.5 और 10⁻⁻2 ऐसे कर दूंगा मैं। ठीक है, मतलब कि मैं इसको कैसे कैसे पॉजिटिव बनाऊंगा, पॉइंट यहाँ यहाँ करके। ठीक है, ये है आर स्क्वायर। तो आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 22.5 और 10⁻⁻2 का अंडर रूट क्या होगा 10⁻⁻1। तो आप 2 to 5 का अंडर रूट निकाल लो और फिर इंटू 10⁻⁻1, मतलब एक पॉइंट आगे बढ़ा दो। ठीक है, तो उसका अंडर रूट आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मैं अंडर रूट निकाल के देखता हूँ क्या होगा इसका आंसर। अंडर रूट ऑफ क्या निकालना है 22.5, तो कितना आया अंडर रूट 4.75, कितना आया 4.75 नहीं 4 आया, इंटू 10⁻⁻1। तो आपकी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.474 मीटर। ठीक है, कैलकुलेशन पर देख लेना। ठीक है, गलती ना हो, गलती हो तो मुझे बता देना कमेंट्स में। ठीक है, बट आपका आंसर कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, तो आपका सेपरेशन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में कुछ और बचा तो नहीं है हमारा, सेपरेशन बिटवीन डी। ठीक है, हमारा आंसर आर यहाँ वैल्यू यहाँ तक आ गया है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट, अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कोई
ओनली इस चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है, बट ये कूलम्स लॉ में एप्लीकेबल होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको पहले समझाता हूँ, फिर इस डेफिनेशन पे आएंगे, ठीक है, जो इतनी बड़ी सी डेफिनेशन दे रखी है, पहले मैं आपको मतलब समझाता हूँ, फिर इसको समझेंगे, पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास 4 चार्जेस है, एक चार्ज है Q0, एक है Q1, एक है Q2, और ऐसे करते करते Q3 Q4 बहुत सारे हैं, Qn लिख लिया मैंने यहाँ पे, कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब मुझे बताया गया, बताओ इस Q1 चार्ज पर आपको फोर्स निकालनी कितनी होगी। तो आपको जो कूलम्स लॉ बताता है वो तो सिर्फ 2 चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगी वो बताएगा ना। अगर मान लो सिर्फ Q1 Q2 रखा होता तो मैं निकाला था K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर से फॉर्मूला, बट अब इतने सारे चार्जेस रखे हैं और एक चार्ज से फोर्स निकालने, सर ये काम कैसे करें। तो कुछ नहीं करना आपको, अब Q1 और Q1 की वजह फोर्स निकाल लो, Q0 और Q2 की वजह फोर्स निकाल लो, और Q3 और Qn की वजह फोर्स निकाल लो, और दोनों को सबको ऐड कर दो। सर वाह, कितना आसान काम है तो। पर देखिए थोड़ा रुकिए, ऐड करना है आपको, पर ध्यान रखिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो आप इसको क्या करोगे, इनका वेक्टर एडिशन करोगे। क्या करोगे, इनका वेक्टर एडिशन। तो देखिए, मैथमेटिकली सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल सुपरपोजिशन क्या कहता है कि अगर आपको एक चार्ज पे, एक सिंगल चार्ज पे फोर्स निकालनी है ना, तो आप एफ नोट कहोगे, क्यू नोट पे निकालनी है एफ नोट, ठीक है, टोटल नेट निकालना है। तो किस किस का प्लस होगा, एफ ऑन 0 ड्यू टू 1 प्लस एफ ऑन 0 ड्यू टू 2 प्लस सो ऑन एफ ऑन 0 ड्यू टू एन। इनका सबका वेक्टर सम होगा, क्या होगा, वेक्टर एडिशन होगा। सिंपल एडिशन हम नहीं कर सकते, तो थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है सर वेक्टर एडिशन, सर कैसे कैसे करेंगे। तो डोंट वरी, आपने अगर मेरी वेक्टर की प्रीरिक्विजिट वाली वीडियो देखी है तो अब मैं जब आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो डोंट वरी, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखो, अब मैं अगर इसको और अच्छे से लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, एफ वेक्टर 0, क्या लिखूंगा, एफ वेक्टर 0 Q0। अगर मैं 0 1 लिखना चाहूँ तो क्या आएगा, 0 1 को लिखना चाहूँ तो K Q0 Q1 अपॉन में R वेक्टर 1 0 का क्यूब R वेक्टर 1 0। फोर्स को मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की टर्म्स में दिखाया मैंने आपको अभी अभी, ये F01 हो गया। F02 कैसे लिखोगे, K Q0 Q2 अपॉन में R वेक्टर 2 0 का क्यूब R वेक्टर 2 0। वैसे इसको कैसे लिखोगे, K Q0 Qn अपॉन में R वेक्टर 0n, 0n नहीं n0, ठीक है, R वेक्टर n0 का क्यूब R वेक्टर n0। आई बात समझ। अब इसको जनरलाइज वे में लिखना है तो कैसे लिखोगे, R वेक्टर 0, तो देखो इन सब में क्या कॉमन है, K कॉमन है और Q0 कॉमन है, इसको बाहर निकालो, समेशन लिखो Q1 Q2 Qn, ठीक है, यहाँ पे सो ऑन आएगा, सो ऑन डॉट 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 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Qi अपॉन में R वेक्टर 1 2 n Ri 0 का क्यूब इंटू में 1 2 n R वेक्टर I0, और I की वैल्यू कहाँ जाएगी, 1 से लेकर n तक। तो देखिए ये फॉर्मूला आ गया यहाँ पे आपका। तो बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला लग रहा है, न्यूमेरिकल्स तो इसके बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे। अरे नहीं भाई साहब, इस फॉर्मूले का यूज़ आपको न्यूमेरिकल में आएगा ही नहीं, इस फॉर्मूले का यूज़ आपको न्यूमेरिकल में आएगा नहीं। न्यूमेरिकल में जो चीज़ यूज़ आएगी मैं आपको न्यूमेरिकल करना सिखाऊंगा, वो बहुत ईजी है। वो क्या है, बहुत ईजी है, ठीक है। तो अभी के लिए अगर आपको डेफिनेशन लिखने के लिए आए और मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना हो तो आप इतना काम करोगे। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ आ जाएगी। आप देखो डेफिनेशन क्या है, तो मैं डेफिनेशन पहले आपको क्यों नहीं बताता हूँ, क्योंकि डेफिनेशन पढ़ने के बाद ना वो चीज़ मुश्किल लगती है पहले।
अगर हम पहले उसको समझ लेंगे फिर डेफिनेशन पढ़ने आएंगे ना तो आपको चीजें आसान लगेगी। अब देखो कितना आसान लगेगा। देखो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट व्हेन नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग इन ए स्पेस, जब बहुत सारे चार्जेस एक जगह हो, देन द नेट फोर्स एक्सर्टेड ऑन पर्टिकुलर चार्ज, तो किसी एक चार्ज पर कोई नेट फोर्स निकालना हो तो किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्स। आपको वेक्टर सब करना है हर एक फोर्स का, एक्सर्टेड ऑन ए ड्यू टू अदर चार्जेस, अलग चार्जेस से जितनी फोर्स लग रही है उसके ऊपर सबका वेक्टर सम करना है। प्रोवाइडेड दैट प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस डज नॉट अफेक्ट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, मतलब कि अगर दो फोर्स है ना Q1 Q2 और एक Q3 है, फोर्स कह रहा हूं चार्जेस हैं, Q1 Q2 तो चार्जेस हैं, इनके बीच में जो फोर्स होगी ना आप कूलम्स लॉ की निकालोगे और वो Q3 से अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, उसका कोई असर नहीं होना चाहिए, कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। तो आपको इसको डेफिनेशन में अच्छे से याद कर लेना है इस चीज को। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन थी और आई गेस आपको डेफिनेशन पढ़ के समझ आ गया होगा जो हमने मैथमेटिकली हमने इस पेज पे किया था। आई बात समझ? तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सर क्वेश्चन में कैसे लग रहा है, तो बहुत मुश्किल लग रहा है, तो भी क्वेश्चन करूंगा मैं नेक्स्ट स्लाइड पे, तो आपको समझ आएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। तो देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है 3 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड Q प्लेस एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो पहले फिगर बना लेते हैं फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिगर बना लेते हैं पहले। तो फिगर कुछ ऐसे बनेगा इसका, या बिग लाइन मैं क्या बना रहा हूँ, सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहा हूँ। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। चलो अच्छा तो बन गया ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए तीन चार्जेस है ना, तीनों का मैग्नीट्यूड Q दे रखा है, तो मैंने ए भी मान लिया, ए बी सी, पॉइंट के नाम दे दिए ए बी सी। इसमें भी Q रखा है, इसमें भी Q रखा है और इस पे भी Q रखा है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सबका एंगल क्या होगा, 60 डिग्री होगा। इंटरनल सबका 60 डिग्री होगा ये वाला। अच्छा, नेट फोर्स एक्सर्टेड ऑन ईच पार्टिकल। अच्छा, तो आपको डिस्टेंस नहीं दे रखा है इक्विलेटरल ट्राइंगल के, आपको लेंथ दे रखी है, तो मान लीजिए लेंथ ए मान लीजिए। ठीक है, वैसे देनी चाहिए थी इन्हें, तो कोई लेंथ ए मान ली मैंने, साइड ए मान ली। ठीक है, आपको नेट फोर्स बतानी है हर एक चार्ज पार्टिकल पे। तो पहले मान लीजिए मैं फोर्स ऑन क्यू निकालता हूं एट ए, फोर्स ऑन क्यू एट ए, जो ए पे रखा है ना चार्ज क्यू, उसके ऊपर मैं पहले फोर्स निकालता हूं कि कितनी फोर्स होगी। तो देखिए इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं ताकि हम अच्छे से इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट कर सके। ए पॉइंट है और चार्ज यहाँ पे क्यू है। ठीक है, इस तरह से लिखा। मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से समझना, मुझे इस क्यू पे फोर्स निकालनी है। इस क्यू पे कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा, एक ये वाला क्यू लगा रहा होगा, ये वाला क्यू लगा रहा होगा। ये वाला क्यू कितनी फोर्स लगाएगा और किस डायरेक्शन में लगाएगा, पहले मैं डायरेक्शन देख लेता हूँ। तो ये वाला क्यू किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, प्लस प्लस ही है ना दोनों, तो दोनों क्या करेंगे, दूसरे को रेपल करेंगे। मतलब रेपल करेंगे तो जो क्यू पे फोर्स होगी ना, इस क्यू पे फोर्स होगी, ये इस लाइन के अलोंग दूर जाएगी, इस लाइन के अलोंग कहाँ जाएगी, दूर जाएगी। समझ गए, लाइन क्या जाएगी, दूर जाएगी। मैं बोलूंगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ए पे चार रखा है, उस पे फोर्स किसके वजह से, बी वाले की वजह से। आई बात समझ? अच्छा ये तो मैंने निकाल लिया। अच्छा अब सी, इस पे जो फोर्स लगेगा सी की वजह से भी लगेगा कोई ना कोई, तो वो भी क्या होगी, प्लस प्लस है, रिपेल करेगा, तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। आई बात समझ? अगर मान लो नेगेटिव होता, मान लो बाई चांस नेगेटिव होता ना, तो ये इस डायरेक्शन में आता, वो अट्रैक्ट हो जाता, तो वो क्वेश्चन चेंज हो जाता। अभी क्वेश्चन ऐसा है तो ऐसे कर रहे हैं। आई बात समझ? इतना कर लिया सबसे पहले काम। इस फोर्स का नाम क्या होगा, वेक्टर, यहाँ वेक्टर कर देते हैं एफ वेक्टर। इस फोर्स का नाम क्या होगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी।
आप सबसे पहले इन दोनों का क्या निकालोगे, मैग्नीट्यूड निकालोगे। दोनों क्या निकालोगे, मैग्नीट्यूड निकालोगे। मैग्नीट्यूड निकालोगे और उसके बाद इन दोनों बीच में एंगल निकालोगे, तभी तो रिजल्टेंट निकालोगे इनका, तभी तो प्लस करोगे आप। आपको याद होगा तो आर का फॉर्मूला क्या था, रिजल्टेंट का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ए भी तो दोनों का मैग्नीट्यूड है, और थीटा भी तो पता होना चाहिए ना, बीच में एंगल। तो इनके बीच में जो एंगल होगा किसके कैसे निकालोगे आप, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60 डिग्री होगा, तो ए एंगल भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। आई बात समझ। तो देखो हमारा आंसर क्या हो गया, देखो एफ वेक्टर ए सी और एफ वेक्टर ए बी, दोनों का अगर मैग्नीट्यूड देखने जाओ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्यों सेम होगा, देखो दोनों चार्ज यहाँ पे क्यू क्यू रखा है, यहाँ पे भी क्यू क्यू रखा है, डिस्टेंस यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी क्या है, ए है। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सिंपल के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, और कितना आ जाएगा ये के क्यू वन क्यू टू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। आइए बात समझ। तो दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड ये आ गया, और दोनों के एंगल बीच में थीटा कितना है, एंगल कितना है दोनों बीच में 60 डिग्री। तो नेट आपका फोर्स आ जाएगा ए पर। तो देखिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और हम एफ वेक्टर ए निकालते हैं, उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, एफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो एफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ क्या आएगा, एफ वेक्टर ए ड्यू टू बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए स्क्वायर, एफ वेक्टर ऑन ए ड्यू टू सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 एफ वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड, एफ वेक्टर ए सी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। आई बात समझ। देखो ध्यान से, ये दोनों सेम है ना, तो इसको मैंने एफ बोल दिया। क्या बोल दिया, एफ बोल दिया, अपने आंसर को सिंप्लीफाई करने के लिए अभी एफ बोल दिया, ठीक है। तो मैं इनकी जगह एफ लिख सकता हूं, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर और कोस 60 डिग्री कितना आ जाएगा, कोस 60 डिग्री। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कोस 60 डिग्री, बताइए कितना होता है, ये तो पता होगा आपको अब, हाफ। तो यहाँ से ये गया, ये इसमें था अंडर रूट में, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 3f स्क्वायर, ठीक है। तो एफ वेक्टर ऑन ए, उसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, √3f, कितना आ जाएगा √3f, या फिर f तो हमने माना था ना, तो क्वेश्चन में तो आपको क्या रखा है 3k क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ए पे निकालो, बी पे निकालो, सी पे निकालो। अरे भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो हमेशा आंसर ये आएगा, हमेशा मैग्नीट्यूड ये आएगा। तो ए के लिए ये आया है, तो नेट फोर्स ऑन बी भी निकालोगे ना बिल्कुल सेम तरीके से, तो ये आएगा, और नेट फोर्स ऑन सी भी निकालोगे सेम तरीके से, तो यही आएगा। आई बात समझ। तो जब चीजें सिमिलर होती है ना, सिमिलैरिटी होती है, यूनिफॉर्मिटी होती है चीजों में, तो आंसर आप ऐसे सिमिलरली करके ऐसे लिख सकते हो आप। आई बात समझ, ठीक है। तो अच्छा ध्यान से, जब ऐसे लिख रहा हो ना तो रिप्रेजेंट कर दिया करो के की वैल्यू क्या है, के यहाँ पे क्या है, के यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिख दिया करो, वेयर के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छी बात होती है ये वाली। तो यह तक हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। चलते हैं आगे, पढ़ते हैं क्या लिखा है फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ये फर्स्ट आंसर था हमारा। फर्स्ट अगला अगला जो पार्ट है सेकंड है, उसमें क्या लिखा है, फाइंड द नेट फोर्स एक्सर्टेड ऑन फोर्थ चार्ज पार्टिकल ऑफ मैग्नीट्यूड q प्लेस्ड एट इट्स सेंट्रोइड। अच्छा पहली बात, हमने इस क्वेश्चन में एफ वेक्टर ए का हमने मैग्नीट्यूड निकाला, डायरेक्शन भी निकाल सकते थे। डायरेक्शन का एकदम बीचों बीच यहाँ पे आएगी डायरेक्शन, ठीक है, एकदम बीचों बीच यहाँ पे डायरेक्शन आएगी, बट इतना जरूरी नहीं है, आप मैग्नीट्यूड निकाल के छोड़ सकते हो, ठीक है। अच्छा, फोर्थ चार्ज पार्टिकल अगर हमने रख दिया जिसका मैग्नीट्यूड भी q है, ठीक है, कहाँ रख दिया, सेंट्रोइड पे, तो बताओ उस चार्ज पार्टिकल पे कितनी फोर्स लगेगी, ठीक है। तो पहले इसका हम फिगर बना लेते हैं, ये था, इसका हम पहले फिगर बना लेते हैं। एक ऐसे लाइन, एक ऐसे लाइन और एक ऐसे, मान लीजिए ये फिगर है,
लिख दीजिए यहाँ पे ए बी सी, ये भी ए लेंथ है, ये भी ए लेंथ है, ये भी ए लेंथ है, और सेंट्रोइड पे हमने एक 4 रख दिया, क्यू रख दिया, यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पे भी क्यू रखा है, और यहाँ पे भी क्यू रखा है। ठीक है, अच्छा ये डिस्टेंस सेंट्रोइड से हर एक जो वर्टिस होता है उसका डिस्टेंस सेम ही होता है ना, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, सारे डिस्टेंस, इन सारे डिस्टेंस सेम ही होंगे, और मैंने मान लिया वो डिस्टेंस आर है। कितना है? आर डिस्टेंस मान लीजिए, लेट आर डिस्टेंस वाला। ठीक है, अब देखिए ये मान लीजिए ओ पॉइंट है, क्या मान लिया मैंने? ओ पॉइंट है। ठीक है, मुझे क्यू पे नेट फोर्स निकाल लिया, तो क्यू पे कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा? बी लगा रहा होगा, सी लगा रहा होगा, ए लगा रहा होगा, तीनों फोर्स लगा रहे होंगे, तो मुझे तीनों फोर्स का वेक्टर सम चाहिए। तो मैं तीनों फोर्स का एक साथ वेक्टर सम नहीं ले सकता, मैं किसी दो फोर्स का नेट निकालूंगा, और उसका नेट निकाल के फिर जो तीसरी फोर्स है ना उन दोनों का नेट निकालूंगा। और देखिए मुझे पहले एफ वेक्टर बी सी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? ए वेक्टर बी सी। ए वेक्टर बी सी क्या है? ए वेक्टर बी सी है फोर्स ऑन चार्ज एट ओ ड्यू टू चार्जेस एट बी एंड सी। नाम तो मैं तरफ से दे सकता हूं ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो चार्ज ओ पे रखा है ना उस पे फोर्स ड्यू टू बी और सी, बी और सी की वजह से, बी वाले और सी वाले की वजह से। पहले मैं इसको निकालूंगा, फिर मैं फोर्स ओ ए निकालूंगा। ओ ए मतलब फोर्स ऑन चार्ज एट ए ड्यू टू, एट ओ ड्यू टू चार्ज एट ए। ओ ए को छोड़ के मैं इसको ए ले लेता हूं, लेट्स से ए ही है। ठीक है, एफ ए निकाल लूंगा, और फिर मैं एफ निकालने के लिए एफ बी सी प्लस एफ ए कर दूंगा, इनका वेक्टर सम निकाल लूंगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे काम करूंगा मैं। हाँ, तो देखिए बी और सी वाले क्या करूंगा मैं, ये रेपल करेगा, इसकी फोर्स की डायरेक्शन ये आएगी, ये रेपल करेगा, इस फोर्स की डायरेक्शन ये आएगी। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ध्यान रखिए दोनों फोर्स का क्या होगा? मैग्नीट्यूड सेम होगा। कितना फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा? कितना आएगा देखिए बताइए, के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, दोनों का यही आएगा ना, के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। इसके डायरेक्शन ये है, इसके डायरेक्शन ये है, ये एफ बी भी है और ये एफ सी भी है। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? देखो ये एंगल 120 डिग्री है, ये 30, ये 30, तो ये कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। तो अगर मैं एफ वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड निकालने जाऊं, एफ वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड निकालने जाऊं, तो क्या होगा? अंडर रूट ऑफ क्या आएगा? एफ वेक्टर बी स्क्वायर, एफ बी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस 2 एफ बी एफ सी कोस 120 डिग्री। ये दोनों सेम है ना, इसको मैंने अभी एफ मान लिया, तो क्या आ जाएगा? एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर, और कोस 120 डिग्री क्या होता है? -1/2। तो ये सिंपल क्या आ जाएगा? एफ स्क्वायर आ जाएगा, मतलब एफ वेक्टर बी सी, एफ वेक्टर बी सी अंडर रूट में सारा, एफ वेक्टर बी सी क्या आ जाएगा? सिंपल एफ आ जाएगा। मतलब जो नेट फोर्स होगी वो इधर होगी एफ, और ए की वजह से जो नेट फोर्स होगी ये भी क्या होगी? रिपल्शन होगी। वो किस साइड होगी? वो इस साइड एफ होगी। आई बात समझ? देखो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो क्यू पे जो नेट फोर्स होगी, ठीक है, एफ ऑन क्यू, नेट फोर्स ऑन क्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। आई नो क्वेश्चन थोड़ा समझ नहीं आया होगा आपको, मैं ऐसे फिगर में कर दिया, बट डोंट वरी, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको अच्छे से और क्या करूंगा? एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए इतना समझाया है उसको समझने की कोशिश करिए, और इसको ध्यान रखिए कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एक सिमेट्रिक फिगर है, ठीक है, सिमेट्रिक फिगर है, उस सिमेट्रिक फिगर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? सेम है। मान लीजिए स्क्वायर ही होता,
स्क्वायर में यहाँ पे मैं क्यू रख दूँ, यहाँ क्यू रख दूँ, यहाँ क्यू रख दूँ, यहाँ क्यू रख दूँ, यहाँ 2 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 क्यू रख दूँ, मतलब हर एक पॉइंट पे सेम चार्ज रख दूँ मैं। और इसके सेंटर पर मुझे एक किसी चार्ज फोर्स पता करनी है। एक सेंटर पे रखा है, उस चार्ज मुझे फोर्स पता लगानी है। तो उस चार्ज हमेशा फोर्स क्या आएगी? 0 आएगी। ठीक है, तो इसके लिए एक बहुत फेमस लाइन है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। नेट फोर्स एक्सर्टेड एट द सेंटर ऑफ रेगुलर ज्योमेट्रिक फिगर, एट द सेंटर ऑफ रेगुलर ज्योमेट्रिक फिगर having uniform charge distribution, having uniform charge distribution is always 0, is always 0। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर का स्टार्ट करने से पहले मैं दोबारा आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आए। ठीक है, धीरे धीरे आप भी कोशिश करना, आपको समझ आएगी ये चीज। ठीक है, देखते हैं भाई कुछ और बचा है हमारे पास। तो बाकी आज का लेक्चर यहीं तक। ठीक है, तो थैंक यू, आपने इसको अटेंड किया एंड यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करिए, अच्छे से लिखिए, नोट्स बनाइए एंड नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले इसको रिवाइज करके आइएगा। थैंक यू अपना टाइम देने के लिए।